बदला लेने के कार्य से अपने आप को हटा लिया जाए। फिर है बट इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रिस्ट्रेन दोज पैशंस। रिस्ट्रेन मतलब आप जानते हैं ना, संयम रखना या उससे बचना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है बट इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यदि आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छा कैरेक्टर, एक ऐसा मतलब पात्र होगा, रिस्ट्रेन दोज पैशन, इन सभी पैशन यानी जुनून से संयमित रखना एक बहुत बड़ा काम होगा। द मैन वह व्यक्ति who forgives an injury proves himself to be superior to the man who wronged him and puts the wrongdoer to shame. It means कह रहा है द मैन वह व्यक्ति जो forgive यानी क्षमा करता है किसी के चोट को, proves himself वो क्या अपने आप में साबित कर लेता है, to be superior to the man उस व्यक्ति की तुलना में superior अपने आप को साबित कर लेता है, who wronged him जो अपने आप को गलत तरीके से व्यवहार किया, and puts the wrongdoer to shame और जो व्यक्ति गलत करता है उसको shame फील करवाता है, ठीक है। अब आप बताइएगा टू forgive an injury is really a sign of strength, ठीक है, वो आंसर मिल गया है इसका। फिर देखिएगा द एक्सप्रेशन पैशंस रिफर्स टू, यहाँ पे जो पैशन है वो क्या रिफर कर रहा है, योर ऑप्शंस आर द हैबिट ऑफ फॉरगिवनेस, दूसरा है द फीलिंग ऑफ बिटरनेस मतलब कड़वाहट की भावना, हेटिंग समवन किसी को जो है नफरत करना, या फीलिंग बिटर एंड हेटिंग समवन यानी किसी के प्रति कड़वाहट भी रखना और जो है किसी को नफरत भी रखना, किसी से नफरत भी करना, इसकी भावना। तो यहाँ पे जो पैशन आया है आप देखिएगा, पैशन वर्ड यहाँ पे मिलेगा बाय रिसेंटमेंट एंड हेट इनटू एक्ट ऑफ वेंजियंस बट इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रिस्ट्रेन दोज पैशंस। यहाँ पे बता दिया है ना, किसी के प्रति कड़वाहट यानी बिटरनेस भी रखना और किसी से नफरत भी करना। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी अगर आप करेंगे तो सी एक ही बात को करेंगे, सी अगर करते हैं तो एक बात को आप जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं और अपने क्वेश्चन में दोनों कहा है, कड़वाहट की भी भावना और नफरत की भी भावना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ना, हेट भी है देखिए, फिर एंड एक्ट ऑफ वेंजियंस यानी कि प्रतिशोध लेना, बदला लेना, ठीक है। तो कौन सा आप करेक्ट होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। फिर कह रहा द फ्रेज कैरीड अवे मींस, अगर आपको कैरीड अवे मिलता है तो ये इसका क्या मतलब है, टू विन मतलब जीतना, टू कंटिन्यू मींस होता है किसी चीज को लगातार या जारी रखना, टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी किसी चीज से प्रभावित होना और उससे आगे बढ़ जाना, टेक अवे मतलब होता है दूर होना। बताइए बी, अगर बी कहते हैं तो कंटिन्यू है, तो ये कैरीड अवे देखिए आया कहाँ पर है, कैरीड अवे तीसरी लाइन में, यस इट इज इजी टू अलाउ वनसेल्फ टू बी कैरीड अवे बाय रिसेंटमेंट। तो आपको मिल रहा है ना कि मतलब जो है कैरीड अवे मींस हमने बताया ना प्रभावित होना, ठीक है। तो आपको मिल रहा है रिसेंटमेंट मतलब किसी के क्रोध से प्रभावित होना और जो है बदला लेने की भावना में रहना। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर विन मतलब आया ही नहीं, कंटिन्यू को तो एकदम नहीं है, और कैरीड अवे मतलब टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मतलब किसी के किए गए कार्य से अफेक्ट या इफेक्ट होना, ठीक है। इसके बाद है द वर्ड वेंजियंस मींस, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए मर्सी मींस दया और टॉर्चर मींस होता है किसी को चोट पहुंचाना, और वायलेंस मतलब हिंसा, और आपका रिवेंज मींस बदला लेना। अवेंज और रिवेंज दो होता है, दोनों का मतलब बदला लेना होता है। जब जो है कोई व्यक्ति खुद का बदला खुद लेता है तो उसके लिए अवेंज होता है, लेकिन किसी और का बदला कोई और ले तो उसके लिए रिवेंज लगता है, ठीक है। ये दो वर्ड मतलब सेम वर्ड है, ये डिफरेंस है इसमें, ओके। तो सबके अगला वर्ड था शेम ना, नेक्स्ट क्वेश्चन था द अपोजिट ऑफ शेम इज, शेम का अपोजिट क्या होगा, कह रहा है डिसग्रेस मतलब अपमान, और है ऑनर मींस सम्मान, फिर है ह्यूमिलिएट मतलब ह्यूमिलिएशन मतलब भी अपमान होता है, एम्बैरेसमेंट मतलब भी शर्मिंदा होना, ऑनर, ठीक है। अगर नहीं भी आया ऐसे क्वेश्चन में तो आप समझिएगा कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए डिस्ग्रेस, ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेंस तीनों का मतलब होता है शर्मिंदा होना। एम्बैरेस की स्पेलिंग एग्जाम में आती है, तो BARRA, ठीक है ना, एस, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बैरैक्स, जैसे असैसिनेशन है ना, ASSASSI, तो कुछ ऐसे स्पेलिंग्स है। हेमरेज की स्पेलिंग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन की, नेसेसरी की, जो कि हरदम हमारे आंखों के सामने आती है, लेकिन ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो कुछ स्पेलिंग्स है जो आप मतलब ये समझिए कि इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो कितने सही हुए इसमें से? 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए? सब सभी सही हुए? 4 सही हुआ, 4 सही हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझिए कि 4 तो सही हुए, बी पॉजिटिव, ओके। एक जो गलत हुआ अगली बार कोशिश करिएगा कि वो भी गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज अपना वो भी सॉल्व कर लीजिए। पैसेज नंबर 2 सॉल्व करिए। ये है आवर कंट्री, ठीक है, आवर कंट्री वाला। ये तो बहुत आसान है, स्टोरी टाइप की लग रही है ना? यस मैम। चलिए कर लीजिए उसको भी सॉल्व।
gave birth to a mighty soul and he shone like a beacon. beacon मतलब होता है प्रकाश या प्रकाश स्तंभ। इसके बाद है नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। अब देखिए कह रहा है हमारा देश जन्म दिया किसको, ए माइटी सोल को, एंड ही शोन, ही बराबर अ माइटी सोल, ठीक है ना, लाइक अ बीकॉन नॉट ओनली फॉर इंडिया, मतलब जिसको हमारे भारत ने जन्म दिया वो हमारे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को क्या किया, प्रकाशित किया। शोन आप शाइन जानते हैं ना, शाइन, शाइन का थर्ड फॉर्म शोन है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है। फिर कह रहा है एंड यट he was done to death by one of our own brothers and compatriots, मतलब क्या, फिर भी क्या हो गया, he was done to death, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, by one of our own brothers, हमारे अपने ही भाइयों में से, और compatriot मतलब हम वतन लोग जो साथ में रहते हैं उनमें से कोई किसी ने उनको, कोई एक व्यक्ति ने उनको मौत के घाट उतार दिया, इट मीन्स मार दिया। फिर है हाउ डिड दिस हैपन, अब आप अंदाजा लगा रहे हैं बात किसकी हो रही है, किसकी, गांधी जी की, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे संभव हुआ। फिर कह रहा है यू माइट थिंक, आपको सोचना होगा, दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ मैडनेस, यह क्या था, एक पागलपन का कार्य था, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन दिस ट्रेजेडी, लेकिन इसको जो है इस ट्रेजेडी को एक्सप्लेन नहीं करता। इट कुड नॉट ओनली ऑकर बिकॉज, यह घटित हुआ क्यों, द सीड फॉर इट वाज सोन इन द पॉइजन ऑफ हेट्रेड एंड इनमिटी, मतलब ये क्यों घटित हुआ, क्योंकि जो इनमिटी यानी कि शत्रुता के और नफरत के विषैले बीज थे, जो जैसे सा होता है ना, SOW सो मने बोना, इसका सेकेंड फॉर्म सोड होता है SOWED, और SOWL मतलब होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बीज बोया गया था नफरत का, जहर का और शत्रुता का, दैट स्प्रेड थ्रू आउट, जो फैला पूरे देश में, एंड अफेक्टेड, और बहुत से लोगों को प्रभावित किया, सो मेनी ऑफ आवर पीपल, जो हमारे ही अपने लोग थे। आउट ऑफ दैट सीड, इन बीज के बाहर, ग्रीव दिस पॉइजनस प्लांट, इन बीजों के द्वारा एक मतलब जहरीला पौधा जन्मा या पनपा या बढ़ा, ठीक है। फिर है इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हम सभी का कर्तव्य है, टू फाइट दिस पॉइजन ऑफ हेट्रेड एंड इलविल, कि जो मतलब जो हृदय में जहर घोले गए हैं और जो मतलब गलत ख्यालात के लोग हैं, इलविल, विल मतलब इच्छा और इल माने बुराई, यानी जो बुरी इच्छा वाले लोग हैं उनके लिए हम सभी को क्या करना पड़ेगा, फाइट मतलब उनसे लड़ना होगा, लड़ने का मतलब ये नहीं हाथापाई, मतलब उनसे जो उनको जवाब देना होगा। फिर है इफ वी हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम गांधी जी, अब देखिए अब आया इतने देर के बाद गांधी जी का जिक्र, ठीक है। कह रहा है इफ वी हैव लर्न एनी फ्रॉम गांधी जी, यदि हम सब कुछ भी गांधी जी से सीखे हैं, वी मस्ट बियर नो इल विल, तो हमें जो है किसी भी बुरी भावना को अपने मन में नहीं बढ़ाना चाहिए या उठाना चाहिए। बियर माने धोना होता है, BEAR, या फिर इसको बर्दाश्त करना या सहन करना भी होता है, और जब ये वर्ब होगा तब, अदरवाइज भालू होता है, ठीक है। और बियर मीन्स जन्म देना भी होता है, बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन जब वर्ब होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है वी मस्ट बियर, हम सभी को कोई भी बुरी बातें या बुरी चीजों को अपने मन में नहीं रखना है, और इनमिटी मतलब होता है शत्रुता, टुवर्ड्स एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द इंडिविजुअल इज नॉट आवर इनमी, मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है जो हमारा शत्रु है, शत्रु हमारी क्या भावनाएं होती हैं। कह रहा है इट इज द पॉइजन, या वही जहर है, विद इन हिम, जो उन लोगों में जो है बोला गया है, जो कोई भी एक हमारे बीच हो सकता है मतलब पैसे अच्छे दैट वी फाइट विच वी मस्ट पुट एंड इन, और जिससे हमको लड़ना है और समापन की तरफ जाना है, मतलब उसको समाप्त करना एक दूसरे को नहीं, ठीक है। अब बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर, गांधी जी, माइटी सोल बराबर गांधी। अब
अब देखिए माइटी सोल पहले वर्ड में है। अब चूंकि आप स्टोरी जानते थे तो आपका तो तुरंत वो ना दिमाग पहुंच गया कि वो एक इमेज बन जाता है ना, इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच है तो बन गया। लेकिन नहीं जानते तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको अंत में पता चलता है। बहुत अच्छे। बाकी तो बिल्कुल चर्चा ही नहीं है। नेहरू जी, अम्बेडकर जी, उनकी हत्या ही नहीं हुई, अब्राहम लिंकन की हत्या मतलब है ना, ये तो है ना स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए थे नेहरू जी और अम्बेडकर जी। अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी, ठीक है, गांधी जी की गोली मार के हत्या हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही डन टू देम, इसका क्या मतलब है? कह रहा है, आप देखिएगा, व्हाई वाज ही डन टू देम, ये वाला ई बराबर आप जान लेना गांधी जी। तो कह रहा है बताइए कौन सा करेंगे? ए। क्यों भाई ये करेंगे? क्योंकि हूबहू वही उतार देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, बाकी ऑप्शंस भी किसी को है दिक्कत? देखिएगा, कुड नॉट फाइंड एनीवन एल्स टू किल, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मर्डरर्स वाज अ जीलस मैन, ऐसा नहीं है वो कि है ना नफरत करता था, ठीक है, सबके ख्यालात अलग हो सकते हैं। द मर्डरर डिड नॉट लव एनीवन इन द वर्ल्ड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। फिर व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी, क्या सीखते हैं? महात्मा गांधी जी से अच्छा बताइए, बापू उन्हें कौन कहा था? राष्ट्रपिता, ठीक है। और गुरुदेव उन्होंने किसको कहा था? नाइटहुड की उपाधि टैगोर को कब मिली थी? 1919 ठीक है। और उनके साथ एक और व्यक्ति था जो उपाधि लौटाया था, गांधी जी लौटाए थे। गांधी कैसे रही उपाधि देनी थी आपको? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 86 का डी वाला बिल्कुल सही। देखिए कह रहा है वी लर्न टू प्रैक्टिस योगा, ठीक है। फिर बी ऑप्शन, वी लर्न टू बी सेल्फ डिसिप्लिन पीपल। देखिए सब कुछ हमें सीखने को मिलता है लेकिन आपको पैसेज के अनुसार काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन भी नहीं, वी लर्न फ्रॉम द महात्मा गांधी टू बाई खादी, ये भी भाई सीखने को मिलता है लेकिन हमें पैसेज तक ही रहना है, ठीक है। वी लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी एंड दैट वी मस्ट हैव नो इल विल फॉर इम्यूनिटी टुवर्ड्स एनी पर्सन, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो है कोई व्यक्ति ज्यादा है और मतलब जो है सम्मान योग्य तो आप उसके मतलब ख्यालात को पैसेज में डाल दें, ऑल ऑफ द एबव होता तो नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैसेज ही हमें रहना है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट शुड बी फाइट अगेंस्ट इन द इंडिविजुअल? सी वाला, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट एरोगेंस इन मतलब अकेले ही लड़ भिड़ जाएं। दूसरा कह वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इलिटरेसी, मतलब जो है इलिटरेसी मतलब होता है निरक्षरता, निरक्षरता के खिलाफ लड़ाई छेड़ देना। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट द पॉइजनस ऑफ हेट्रेड एंड इल विल प्रेजेंट विद इन द इंडिविजुअल, बताइएगा यही सी होगा। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, देखिए है ना सब कुछ था लेकिन आपको पैसे तक ही रहना है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइजन रिफर्ड इन टू इन दिस पैसेज, किस प्रकार के जहर की चर्चा हुई है? ये तो बहुत आसान पैसेज निकला है ना, मुझे लगता है सब बच्चे का सही होगा। आप बताइए बाबू अच्छा लग रहा है? अगला देखिएगा, एक एक टाइम पे अब जो है एक एक क्वेश्चन वाले, तो ये वाला देखिए थर्ड वाला, रीड द फॉलोइंग पैसेज, कर लीजिए तुरंत पढ़िए और तुरंत आंसर ढूंढिए। But the 10 poets represented in the following pages, इस वाले पैसेज को करिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? एग्जामिनेशन हॉल में होते तब नहीं करते ना, स्वयं भी क्वेश्चन करते। अगर कोई बोल भी देता तो आप उसको क्या करते? शांत रहो, तुम्हारी वजह से गलत होगा, भी शिकायत करेंगे।
हो गया बाबू? देखिएगा, बट द 10 poets represented in the following pages all share a technical master of English verse. वर्स मतलब होता है पोएम या पोएट्री, ठीक है। फिर एंड अ ब्रॉड एनफ thematic concern to make them worthy of the attention of a wide audience। यहाँ पे कह रहा है लेकिन 10 कवि जो लोग हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया फॉलोइंग पेजेस में, मतलब निम्नलिखित पेजों में अपने सारे टेक्निकल मास्टर को, मतलब जो इंग्लिश वर्ड्स के सारे टेक्निकल या तकनीकी मास्टर थे, यानी कहने का मतलब कवि लोग, ठीक है, उनके बारे में कहा। एंड ब्रॉड एनफ थीमेटिक कंसर्न टू मेक देम, और उन बातों की चर्चा की जो जो विषय वस्तु अपने वो पोयम में लिखे थे, वर्दी ऑफ अटेंशन ऑफ वाइड ऑडियंस, और जो बहुत सारे ऑडियंस के अटेंशन का कारण बना विषय वस्तु, ठीक है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द बुक alluded to in the above statement belong। मतलब जो आपको बताना है कि किस कैटेगरी में आप इस स्टेटमेंट को रखेंगे। पहला है एन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री, यानी एंथोलॉजी मतलब होता है काव्य संग्रह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारे जो है कवि होते हैं जो एक किताब जो है पब्लिश करते हैं, उसमें अपनी सारी कविताएं लिखते हैं, उसको काव्य संग्रह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है एंथोलॉजी ऑफ क्रिटिकल एसेज ऑन सम पोएट्स, मतलब जो है एक ऐसा काव्य संग्रह जिसमें पोएट्स के बारे में आलोचनात्मक निबंध लिखा हो। तीसरा कह रहा है अ बुक ऑफ इंग्लिश प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब होता है जैसे आप हिंदी में रस छंद अलंकार पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से जो इंग्लिश पोएट्री होती है उसके भी एक मीटर होते हैं। जैसे आप हिंदी में रस निकालते हो, छंद निकालते हो, अलंकार निकालते हो, वैसे इंग्लिश में मीटर होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे छंद हिंदी में गिनते हैं ना आप, लघु गुरु, वैसे इंग्लिश में भी पोएट्री की लाइनों को नापा जाता है, ठीक, तो उसको प्रोसोडी बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है छंद शास्त्र, ठीक। इसके बाद डी कह रहा है अ ट्रीटाइज ऑन पोएट्री एंड इट्स नेचर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोएट्री के बारे में और उसके नेचर के बारे में लंबी चौड़ी किताब लिखना। तो कौन सा ऑप्शन करेंगे? ए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब देखिए बी तो बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ अगर आप प्रोसोडी जान गए तो फिर है ना, प्रोसोडी को भी आप जान रहे, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। और ट्रीटाइज ऑन पोएट्री एंड इट्स नेचर, पोएट्री के बारे में नहीं लिखी गई है, कवियों के बारे में लिखी गई है कि जो कवि अपने मतलब किसी भी चीज को अपने पोयम का विषय वस्तु या थीम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? इसके बाद वाला देखिएगा, रीड द फॉलोइंग, ये वाला है एंड दो अ सिंगल वर्ड scatters all doubts I quake for wonder at your choice of me, why and why। इसमें बताना पड़ेगा आपको। मैम क्रिएटेड हाफ क्रिएटेड हाफ टू राइस, ये वाला। अच्छा देखेगा ना मैम, फोन से ले लीजिए ना। हाँ बेटा फोन से ले लीजिए। तो ये वाला नहीं था तो हम क्या कर रहे थे? वही मैम यहाँ से। अच्छा इसमें भी एक ही क्वेश्चन है। यस मैम। देखिए कह रहा है क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, मतलब कोई भी चीज कुछ आधा उठने के लिए आधा गिरने के लिए। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, और कोई भी व्यक्ति हर चीजों का मालिक है। येट अ प्रे टू ऑल, और हर चीजों को नाश करने वाला। प्रे मतलब होता है शिकार करना, PREY, ओके। फिर यहाँ पे अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट आर्टिकुलेट्स द ह्यूमन कंडीशन सजेस्टेड इन द अबव लाइन। पहला
रहस्यवादी प्राणी है, हर चीज को क्या करता है, डिफाई मतलब होता है नष्ट कर देता है, सभी तर्कों को मतलब खारिज कर देता है। या मैन्स स्टेट इन द वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल, मनुष्य की स्थिति जो है वो विरोधाभास है इस संसार में। और है मैन इज डूम्ड टू फेल्योर, मनुष्य जो है असफलता से बंधा हुआ है या धूमिल है। मैन इज सोशल बीइंग, आपको पैसेज के अनुसार चलना है। देखिए कह रहा है क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, मतलब कुछ जो है आधा उठाना और आधा मतलब उत्थान करना और पतन करना। फिर ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य क्या है, सभी चीजों का मालिक है। येट अ प्रे टू ऑल, और सभी चीजों को फिर भी वह क्या खुद ही नष्ट कर देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, मैन इज मिस्टीरियस बीइंग डिफाइंग ऑल लॉजिक, अगर आप इसको करते हैं तो इसका मतलब मनुष्य एक रहस्यवादी प्राणी है जो सब तर्कों को खारिज करता है या सब तर्कों पर काम करता है। मैन्स स्टेट इन वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल। आप बताइए, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे एक जगह कह रहा है कि मनुष्य जो है सभी उत्थान का सभी पतन का मतलब आधा उत्थान और आधा पतन का जिम्मेदार है। एक तरफ कह रहा है कि चीजों को क्या, चीजों का मालिक है, दूसरी तरफ नष्ट कर दे रहा है। बी वाला ना, कोई दिक्कत, विरोधाभास निकल के आ रहा है ना। अगर आप मैन इज सोशल बीइंग करते हैं तो ये तो आपकी अपनी धारणा हो जाएगी, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगर आप बी कहते हैं तो ऐसा कोई फेल्योर वगैरह का कुछ भी नहीं दिख रहा है। और बी देखिएगा, मनुष्य की स्थिति इस संसार में विरोधाभास है, तो एक तरफ आप देख रहे हैं ना उपजा रहा है, दूसरी तरफ नष्ट कर रहा है। इसको आप ज्योग्राफी से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक ग्रामर के क्वेश्चन है, तीनों इसमें है और बाकी दूसरी पीडीएफ। हाँ ठीक है, तो चलिएगा ग्रामर के क्वेश्चन यही वाले कर लीजिए जो 3 है। पहला कह रहा है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। सक्सेस, आपने क्या कहा है, देखिएगा सक्सेस होता है ना। यस मैम। अब आप जो है सक्सेस को आपने 2 तरीके से देखा होगा कि आप देखते हैं कि गेट सक्सेस लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्ब ये हो गया और ये इसके साथ नाउन हो गया, ठीक। सक्सेस में अगर FULL लगाते हैं आप तो ये एडजेक्टिव बनता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग बनती है एक जो है L हटा दिया जाता है, ठीक। और एडवर्ब बनाएंगे तो FULLY है तब नहीं हटता है, सक्सेसफुली एडवर्ब बन जाता है। मतलब मैंने एक काम को, ठीक है, सक्सेस प्लस फुली बराबर एडवर्ब बन गया, ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव, ठीक है। और जब आप गेट सक्सेस नहीं यूज करते हैं तो इसका वर्ब रियल में होता है सक्सीड। सक्सीड मतलब होता है सफल होना। जब आप इसको नहीं यूज करेंगे तो गेट प्लस नाउन यूज करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं मैं सफल नहीं हो सकता तो आई कैन नॉट सक्सीड, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यह भी करेक्ट है सक्सीड। और आई कैन नॉट गेट सक्सेस मतलब सफलता प्राप्त करना। बात समझ पा रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए अगर आप वर्ब लाए तो गेट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और गेट की सहायता लिए तो नाउन का यूज आपने किया, ठीक है। सक्सीडेड नहीं करेंगे क्योंकि ये नाउन है। अब आपको मिल रहा है सक्सेसफुल, सक्सेसफुली, सक्सीड और सक्सेस, ठीक ना। तो यहाँ पर आपने सीखा कि FULLY अगर कोई सफिक्स लगता है तो एडवर्ब बनाता है और FULL बहुत सारे हैं, वर्दी है, ट्रस्ट है, सम है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, थैंक यू बाबू, ये सब आपके जो है वर्ब बनाते हैं, ठीक है। तो आपको वर्ड फॉर्मेशन में भी चीजें मिलेंगी। जब बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे भी पूछ लेता है कि गेट सक्सीड कर देगा, ठीक है। तो आप जान रहे हैं सक्सीड नहीं सक्सेस होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल एडजेक्टिव है और है सक्सीडिंग ये नाउन, ये वर्ब है और सक्सेसफुली अंतिम ऑप्शन था, ये एडवर्ब था और सक्सेस है नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सफल एक भाव ही तो है, सफलता। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो जानेंगे ना, पन हो गया, ता हो गया, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा। चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम बताना पड़ेगा। देखिए कॉन्सिक्वेंस मतलब
ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली होता है तो परिणाम स्वरूप आ जाता है हिंदी में, तो प्रूफ वालिटी तो नहीं होगा। अब कंक्लूजन और रिजल्ट को देखें तो लगभग दोनों सेम है, लेकिन जब आप निष्कर्ष वाली बात करते हो तो कंक्लूजन होता है, और जब रिजल्ट निकाल देते हो तो कॉन्सिक्वेंस होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे मिलते हुए ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। जब आपने निबंध पढ़ा था तो उपसंहार, निष्कर्ष ये सब पढ़े थे ना, तो कंक्लूजन होता है, लेकिन कंक्लूजन आप रिजल्ट नहीं करेंगे, आप अपना व्यू कहीं ना कहीं देते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। पहला ये ऑप्शन है, आपको इनकरेक्ट करना है, याद रहे, ठीक है। इसमें लगाए कौन सा है वैसे आप? ए वाला। ए वाले बच्चे हाथ उठा लें, तुरंत उठा लें, लेट ना करें। चलिए नीचे कर दीजिए। बी वाले बच्चे हाथ उठाएंगे। यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। बी वाले एक बच्चे, दो बच्चे। सी वाले बच्चे बताएं, द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। इसको कौन कर रहा है? एरर वाला, मतलब हो तो कह दीजिए ना, हो सकता है आप सही ही हो। ये वही हो गया ना तुक्का वाला, मारो तो लगे, नहीं मारो ये तब काम करता है, माइनस मार्किंग रहेगी, नहीं रहती। अदरवाइज आप बहुत खूब कदम रखते हो। नेक्स्ट था, यानी कि सी वाले कोई बच्चे नहीं है, सी यानी कि सही हो गया तब। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन, इसमें गलत है कि सही है? सही है। देखिएगा यहाँ पर जो है रियल में गलती बी में है, ठीक है। बी वाले बच्चे करेक्ट हैं, ठीक। बी में गलती क्यों है उसको देख लीजिएगा। आपको बताया गया था, अब आपकी अपनी ये उत्तरदायित्व, क्या बोले हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जब आपने प्रोनाउन पढ़ा था तो हमने 123 221 बताया था, और मैंने बताया था कि वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। आपकी आंखें उसको कहेंगी सही, लेकिन रियलिटी होगी जो है दूसरी कुछ। तो यहाँ पर देखिएगा, यू, ही एंड आई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यू, ही एंड आई। अब यहाँ पर आपको प्लूरल मानते हुए हमेशा आर ही लगाना है, आई के साथ एंड यहाँ नहीं लगेगा, आपको देखने में सही लगेगा, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। फिर हम रिपीट करें, आपको बताए थे कि जब फर्स्ट पर्सन हो तो हमेशा आवर को प्रेफरेंस देंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह, और अगर फर्स्ट ना होता तो योर को करते ही का कोई काम नहीं था, ठीक है। थर्ड पर्सन को इग्नोर करेंगे। यू, ही एंड आई आर, अगर यहाँ पे आवर लिखते तो करेक्ट था, और हिज और योर लिखते तो इनकरेक्ट था। याद आया ना? अब बाकी वाला क्यों करेक्ट है ये भी देख लीजिए, ये भी देखने में अजीब लग रहा है। ए वाला देखिए, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। अब आपको लग रहा है कि मैंगोज तो ढेर सारे हैं, तो वाज क्यों आया? क्योंकि यहाँ मैंगोज की चर्चा नहीं हुई है, मैंगोज की क्वालिटी की चर्चा हुई है, यहाँ आपसे गड़बड़ हो गई, ठीक है। देखिएगा, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, हमने बताया था ना सब्जेक्ट एक से अधिक वर्ड के हो सकते हैं, मैंगो की नहीं, मैंगो के क्वालिटी की बात हो रही है ना। और वाज नॉट गुड, मतलब आप लाए और सड़ा हुआ निकल जाए तो आपको नहीं पसंद आएगा, तो आप क्या बोलोगे? द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज नॉट गुड, ना कि आर नॉट गुड, क्योंकि गुड एक भाव है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते। फिर तीसरा देखिए, कुछ ऐसे जो है बुक के नाम है नाउन में जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो किताब के नाम की वजह से होते सिंगुलर है। तो द अरेबियन नाइट्स भले लिखा है, लेकिन है ये अरब की रातें नहीं, ये किताब का नाम है, ठीक है। तो जो है स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, ठीक है, अभी भी जो है लोगों का बहुत पसंदीदा किताब है। लेकिन देखिए किताब वर्ड नहीं डालो, नहीं तो आपकी अकल जाग जाती ना, उसको अभी नहीं जगाना। और चौथा तो सही है, चौथे वाले में आपने अकल लगाया तो वही सेम अकल पहले वाले में लगा सकते थे ना। पहले वाले में तो देखिए स्कॉलर्स और मैंगोज आपको कर रहा है ना, लेकिन तब आपको ईच याद आया होगा, मैं बताई थी ईच हो तो सिंगुलर होता है, तो ऐसे याद रखिएगा तो अच्छे से काम होगा। स्कॉलर्स भले है ईच और एवरी की वजह से हमेशा सिंगुलर होगा। आगे बढ़ जाएं मैम, दूसरा वाला हाँ, दूसरा पीडीएफ खोलिए सब बच्चे। लक्ष्मी
देखिएगा, मैंने कोशिश यही की है कि जो मैं आपको एक बार समझा चुकी हूँ वही क्वेश्चंस आपको दूं, ताकि आप जो है कॉन्फिडेंस फील करें और आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जाएगा। नया ना पढ़े, लेकिन जो पढ़े वो भूले नहीं, तब आपका कलेक्शन ज्यादा होगा रूल्स का, ठीक है। जो पढ़े वही भूल जाए तो वही हुआ ना कि पिज्जा खाएंगे तो याद रहेगा, मोमो खाएंगे याद रहेगा, बाकी चीज नहीं याद रहेगा। बताइएगा, आई एम रीचिंग, फिर है ए स्लैश स्कूल इन टाइम एवरी डे, इसको बता दें। इसमें देखिए नो एरर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको लगे तो आप डी कर सकते हैं नो एरर। बताइएगा, मैंने ई बैंकिंग वगैरह क्वेश्चन में 5 ऑप्शन देते हैं, ठीक है। इसमें कोई एरर दिख रहा है भाई आपको? बताइए क्या दिखा बाबू? सी। आप बताइए ए, सी और ए। आपको इन टाइम जो है थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना, देख ध्यान रखिएगा, इन टाइम भी होता है, ऑन टाइम भी होता है, एट टाइम भी होता है, समझिएगा। इन टाइम मतलब समय सीमा के अंदर, जैसे 2 बजे तक पहुंच जाओ अगर यहाँ तो इन टाइम हो गया, ठीक। अगर हम एक निश्चित समय दे दें कि उस समय सीमा के अंदर आपको करना पड़ेगा, जैसे आप कहते हो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स, तो इसका मतलब एक निश्चित सीमा आपको दी गई, उसके अंदर आपने काम किया तो विद इन लगता है, ठीक। एकदम फिक्स टाइम हो तो आप ऑन टाइम करते हो, ठीक है। और एट ए टाइम मतलब कोई भी ऐसे मतलब आप इंडिकेशन करो एट ए टाइम मैं पहुंच गया, तो यहाँ पर एट ए टाइम मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम की किसी आप बात कर रहे हो। अब नहीं कंफ्यूजन होगा ना, तो इन टाइम करेक्ट है, ठीक। अब ए वाला जो है बिल्कुल बाबू आप सही बता रहे हैं, ए में ही गड़बड़ी है। देखिए एवरी डे आया है ना, तो एवरी डे आया है तब कैसे कंटिन्यूअस लगा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाइए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई रीच स्कूल, फिर है एवरी डे मतलब मैं समय सीमा के अंदर या एक निश्चित समय के अंदर तक मैं पहुंच जाता हूँ स्कूल। एवरी डे मतलब आप अपनी आदत बता रहे हो या डेली रूटीन बता रहे हो, ऐसे सिचुएशन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ना कि कंटिन्यूअस वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो जैसे अगर आपको रूटीन बताना हो, मैं 4 बजे उठता हूँ, 9 बजे सोता हूँ, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलते हैं, नेचुरल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब्स हो, आपकी डेली रूटीन हो, हैबिट हो या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, तो ऐसे में टेंस चेंज नहीं करते। तो हिस्टोरिकल इवेंट को छोड़ करके बाकी हमेशा प्रेजेंट में रहता है, ठीक है। कोई युद्ध जीता गया तो ये नहीं कि जीता जाएगा या फिर उसको चेंज कर दो, जो निश्चित समय फिक्स हो गया इतिहास में वो हो गया है, ठीक है। चलिएगा, तो अब नहीं भूलिएगा ना, देखने में ठीक ठाक लगेगा और आपको लगेगा अभी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी वही होती है ना जहां आप गलती करके आगे बढ़ जाते हो। ये वाला देखिएगा, इसमें पहचानना है ही लुक्ड अबव इन द स्काई। आपको अबव अंडरलाइन वर्ड को फाइंड आउट करना है, पहचानना है। एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है कि एडवर्ब है? सभी बच्चे एडवर्ब भी कहेंगे? अरे भाई कर दीजिए, हाँ मान लेंगे हम। सही है, एडवर्ब भी है। कैसे ढूंढा जाता है? लुक है ना, लुक वर्ब है, वर्ब के पीछे बैठा हुआ है ये, तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, कौन सा यहाँ भाई आपसे वसूली हो रही है? भाई अगर गलत होगा तो सीखेंगे और सही होगा तो आपको विश्वास बढ़ेगा, दोनों बातें होंगी, ठीक है। इसको बताइए पॉजेसिव केस क्या है? माइन मतलब डी ऑप्शन, यही ना, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन, ये भी बता दीजिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि पॉजेसिव प्रोनाउन? बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माइन अगर आप कहो तो एडजेक्टिव हो गया, माइन कह दो तो प्रोनाउन हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, द सोल्जर्स, इसके बाद थ्रो द टाउन, ये तो आपको पता है, सोल्जर के लिए मार्च। बहुत सारे मतलब जो है ऐसे टॉपिक भी आपको मिलेंगे, जैसे क्लोज पैसेज अगर आप करेंगे तो क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट में सीधा पैसेज ना दे करके फिल इन द ब्लैंक, फिर ए, फिर उसके 4 ऑप्शन, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बी, फिर उसके 4 ऑप्शन, मतलब 2 फिर 4 ऑप्शन, ऐसे मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं और एक गैप के 4 ऑप्शन, और कोई फिक्स वर्ड होता है जो
जो आपको मतलब उस जो है सुटेबल सेंटेंस के अनुसार लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्जर के लिए आप हमेशा मार्च लगाएंगे, वॉक नहीं करेगा, दौड़ेगा नहीं और सजेस्टेड भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, ये तो सबका सही है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें बता दें आप, इसमें भी आपको मेरी बात अगर याद होगी तब तो आप सही करेंगे। ए वाला ना, ए वाले बच्चे बी। कैसे गड़बड़ आप कर रहे हैं भाई, मैं अपना सर फोड़ूं या आपका? चॉइस इज योर्स। देखिएगा, आपको बताया गया था ना, लेफ्ट के बाद हमेशा शुड आएगा, कहीं ऐसा ना हो। और एक बच्चा बैग लेके गया भी था, ठीक है, आपको याद आया ना, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। देखिएगा, लेफ्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमेशा आपको शुड ही लगाना है। एक ये बताया गया था, दूसरा बताया गया था नॉट, नो तथा नेवर का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट के साथ हमेशा शुड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज टॉट एट डिग्री लेवल। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। आई, यू एंड ही इज गुड फ्रेंड। गंगा इज ए फेवरेट रिवर ऑफ इंडिया। विच वन इज करेक्ट? इसका मतलब बाकी सब गलत है, एक कोई है जो सही है। ए वाले बच्चे कोई है? ये बेचारा अनाथ हो गया। बी बताइए, बी वाले बच्चे, आप लोग बी बता रहे हैं, गड़बड़ हो गई। सी वाले बच्चे कोई नहीं है, बताइए, सच का साथ कोई नहीं देता, यही गलत है। देखिएगा आप फिर से तो मतलब यहाँ करेक्ट होता ना, बिल्कुल सही, तो आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, पॉलिटिक्स आर ना होकर के इज होगा, क्योंकि विषय है, ठीक है, और इट इज हु आर यहाँ पर सही है। आपको याद होगा, मैंने बताया था ना कि कल भी मैंने जो सीरीज यूट्यूब पे बनाई थी उसके भी मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन, इट इज, ठीक है। अगर आई है तो हूँ के साथ एम लगेगा, याद आया। इट इज यू है, बात मत करिए बच्चों, तो हूँ के साथ आर लगेगा। इट इज ही है तो हूँ के साथ इज लगेगा, याद आया ना। ऐसे सेंस में आप देखिए, आई की मतलब हूँ जो वर्ब लेता है वो अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है, और इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो इट इज जो है कोई नाम होगा, अगर प्रोनाउन होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना था, तो ए आपका इनकरेक्ट है, इज होना चाहिए। बी करेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, ठीक है। सी भाई क्यों इनकरेक्ट लग रहा है? 223 का उल्लंघन है। बेटा 123 आया है यहाँ, 231 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आर, ठीक है। तो यहाँ पर 231 और आर भी होना चाहिए। और चौथा में क्या गड़बड़ दिख गया? बहुत आसान है, बताइए। हाँ, लगेगा, ठीक है। तो चलिएगा, बहुत अच्छा जो है हुआ। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, इसको बता दीजिए। हाँ, ठीक है, जनसांख्यिकी या फिर जनसांख्यिकी, बहुत सारे हिंदी में शब्द होंगे। इकोलॉजी आप जानते हैं, और एस्ट्रोनॉमी मतलब आप अंतरिक्ष विज्ञान, और जेनोलॉजी मतलब होता है पूर्वजों का अध्ययन या स्टडी ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो सी डेमोग्राफी होता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देख लीजिए, फुट द बिल, इसका मींस क्या होगा? फुट द बिल, टू पे, ठीक है। अब आप देखिए, बहुत सारे आइडियमिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसको आप बड़े आसानी से कर लेंगे। कैसे? आप ये सोचिए, शाब्दिक मीनिंग होता नहीं, तो बिल को फाड़ देना, बिल को पैर मार देना, किक कर देना, थ्रो द बिल, फेंक देना, कुल मिला जुला के एक ही बात तो करा बिल के बारे में। तो टू पे मतलब चुका देना और फिर आगे बढ़ जाना, तो टू पे करेक्ट होगा।
होगा, ठीक है। ये तो सबका सही रहा होगा ना। अगला देखिए, नेक्स्ट बताइएगा। रीतू इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। दादा बताइए सब लोग भी, ठीक है। पहले में तो आप देख लिए द मोस्ट एक्टिव, और जो है द फैमिली नॉर्मल सा आप बोलते ही हैं, ये भी सब बच्चे का सही होगा, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन एक वर्ड होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है ब्रह्मांडवादी, ब्रह्मांड विज्ञानी। मतलब ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश के और मतलब जो है समाज के बंधन से अलग होकर पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार बनाए। जैसे एक व्यक्ति का नाम है जिसको आप आसपास देख पाते हैं। आप भगवान एक ऐसी धारणा है जिसको सिद्ध नहीं आप कर सकते, नहीं तो आपके मन में रखते हैं। दलाई लामा का नाम आपने सुना, ठीक है। उनको जो है ब्रह्मांडवादी यानी कॉस्मोपॉलिटन माना जाता है। उनका क्योंकि आप देखते हैं ना, अपने देश का कोई नागरिकता, जैसे कोई व्यक्ति जो किसी देश की नागरिकता ना ले, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा काम किसी जो है व्यक्ति किसी संसार किसी देश के बंधन में होकर ना, हर व्यक्ति इस संसार का उसका परिवार है और पूरी कंट्री मतलब पूरी दुनिया उसका घर है। ऐसे व्यक्ति को कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। पैट्रियट आप जानते हैं, और मेट्रोपॉलिटन मतलब जानते हैं ना, मेट्रो सिटी का जो है नगर पालिका वगैरह शब्द। अगला देखिएगा, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, इसे बता दें। A bird in hand is worth two in a bush। बताइए, बुश माने झाड़ी होता है, और बाकी तो आप जान ही रहे हैं। सी वाला मैम। To catch two birds with your hands, मैंने आपको बताया ना शाब्दिक मीनिंग तुरंत भूल जाए आप, ठीक है। हाँ बाबू, कौन सा करेंगे? ए। देखिएगा, ए वाले कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। बी वाले 1 बच्चा। सी वाले, आपकी बात ठीक है आपको। देखिएगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। जैसे कह रहा है अ बर्ड इन हैंड, अब प्रोवर्ब है, हिंदी में एक कहावत सुने हैं, न क्या है, नौ नगद न तेरा उधार, सुने हैं ना, नौ नगद न तेरा उधार। तो उसका मतलब यही है, ठीक है, कि ना नौ नगद देंगे ना तेरा उधार लेंगे, ठीक है। तात्पर्य ये है। तो देखिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया ना। टू कैच टू बर्ड्स विद योर हैंड, मतलब दोनों हाथों से चिड़िया पकड़ लो, या एक हाथ से 2 चिड़िया। दूसरा करें टू बी डिससैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, मतलब जो कुछ भी आपके पास है उससे असंतुष्ट रहना। और सी करा इट इज बेटर टू बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, मतलब जो कुछ भी आपके पास है उससे आप संतुष्ट रहें, ना कि टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, उसका प्रयास करें जो आपका नहीं है। तो इसका मतलब अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश, मतलब कि जो है 9 नगद तेरा उधार, जो बताएं आपको, ठीक है। टू ट्रैप बर्ड्स इन बुशेज, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ट्रैप मतलब होता है फंस जाना, झाड़ी में फंस जाना, ठीक है। आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते थे? एक चीज दिमाग में रखिए, कभी भी जो प्रोवर्ब होता है, कभी भी आइडियमिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सीधा मीनिंग कभी नहीं देता, ठीक है। यही अगर आप बात जो है याद रखेंगे तो 10 में से 8 तो आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगला बता दें। A person who regards the whole world as his country is called cosmopolitan। कॉस्मोपॉलिटन, ये भी जो है आपको हिंट दे रहा है ना, कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स, ठीक है। और अगला देखिएगा, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तो टेंस पहचाना है तो आप जान ही जाएंगे। इसमें किससे हम पूछ लें, बताइए। इतनी इसमें भी टाइम आप ले रहे हैं, मतलब टाइम हाँ सी वाला, ठीक है। अब या तो हम हर 2 मिनट में कहें हाउ इज द जोश, नेक्स्ट बताएंगे, इफ यू लॉस योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री इट विल इफेक्ट यू बैडली। इसमें अगर आप बता लेते हैं तो समझिए आप मेहनती बच्चे हैं। बताइए, बहुत अच्छे, ठीक है। बी रहेगा अफेक्ट, इसका मतलब मेहनती
यहाँ पे जो इफेक्ट और अफेक्ट है उसका मतलब समझिएगा। जैसे यहाँ वर्ब का काम है ना, और इफेक्ट एक नाउन है, इसका मीन्स होता है प्रभाव। ये क्या है? नाउन। ठीक, आपको वर्ब की आवश्यकता है, इसका मतलब अफेक्ट यानी प्रभावित करना, ठीक है, या प्रभावित होना। तो यहाँ पे विल के बाद आपको वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इफेक्ट जो है वो नाउन है, और अफेक्ट करेंगे तो अफेक्ट एक वर्ब होता है। इसको आपको जो है उसमें मिल जाएगा, होमोनिम आप पढ़े हैं ना, उसमें मिल जाएगा अफेक्ट। ये वर्ब है। क्या हुआ बेटा? किसी को तो तकलीफ हुई है, बताइए। हाँ बेटा लिखा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए। इंस्ट्रक्शन में कह रहा है पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज बीन रॉन्गली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। मतलब उस वर्ड को आप पकड़िए जो गलत यूज किया है। लॉस अलग गलत है, या इफेक्ट गलत है, या बैडली गलत है, या फॉरेन गलत है। तो यहाँ पे देखिएगा, इफ यू लॉस योर पासपोर्ट, ये तुम अपने पासपोर्ट को खो देते हो इन अ फॉरेन कंट्री, विदेश में जाकर, इट विल इफेक्ट यू बैडली, तो आपको बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो समझ गए ना? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वर्ड, ठीक है, ओके। चलिएगा, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। कह रहा है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानना, तो हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। तो आप जान पा रहे हैं ना गड़बड़ कैसे हो सकती है। और ये मैं बहुत मतलब है ना आसान ढूंढ के लाई थी आपके लिए, सब बच्चों के लिए, कि मतलब कम से कम जो पढ़े हो आप वो तो आपको समझ में आए, और फिर रिवीजन करेंगे आप, तो फिर वही है ना कि जितना इंग्रेडिएंट्स डालेंगे चीजें उतनी ही टेस्टी बनेंगी। और जो है अगर आप भूल जाएंगे, अब सब बनाओ खाना, जीरा डालो ही ना, मिर्चा डालो ही ना, है ना, हल्दी डालो ही ना, तो हो जाएगी गड़बड़। और एक एक नंबर आपको एग्जाम में, ठीक है। आप चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, क्या हुआ अभी घर नहीं जाना है, अभी 2 क्लास और है, बैठिए शांति। देखिएगा, हम सभी आज पढ़ेंगे वॉइस, ठीक है, वॉइस, ठीक। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाची, ठीक है। क्या हो गया? चलिए स्टार्ट किया जाए। सब लोग अपना रेडी है ना, कलम कॉपी लेके? यस मैम। वॉइस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाची। पहले हिंदी में समझ लो, हिंदी दो में वाची 2 प्रकार के होते हैं, कर्तावाची और कर्मवाची। लेकिन जब संस्कृत पढ़ोगे तो 3 प्रकार के होते हैं, भाववाची भी उसमें जुड़ जाता है, ठीक है, कर्तावाची, कर्मवाची, भाववाची, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना मुझसे पढ़ा नहीं जाता, सबका दर्द है, ये भाववाची है, ठीक है। जैसे आपसे कोई कहे ना बहुत सबसे बड़ी वाली तकलीफ क्या है, तो आप क्या करोगे? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग पहचानते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वाच्य को मतलब वॉइस को पहचानना। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। चेंज करने वाले तो आते ही हैं, लेकिन पहचानने वाले भी ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अब क्या हो गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या ध्यान देना है। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका काम करता है एक्टिव में, और पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट काम करता है। एक्टिव वॉइस में हम सभी को टेंस के अनुसार जो टेंस आएगा वही हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैम इधर ऑब्जेक्ट आप कितनी जगह पैसे भी देती हैं। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, पैसिव में काम करेगा। और जो जैसे एक्टिव को देखिए तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार जो होगा मेन वर्ब चलेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको कहना है इज एम आर, तो आप
आईएनजी लगाएंगे, पास्ट वाज वर्ब है तो आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट है तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पास्ट है तो एक्टिव उसमें अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, अदरवाइज आप जो है डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म। तो ये चलता है। लेकिन जो पैसिव होता है, पैसिव में हर हाल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके बाद आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना है, ठीक है। तो अब जो है एक बेसिक आप जानते हैं कि जब आप पहचानने निकलते हैं तो बाई वर्ड को पकड़ लेते हैं। बाई के साथ जो है अगर वर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बाई है तो पहचान लेते हैं। लेकिन आपको जानना होगा बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ बाई नहीं लगता। किस सिचुएशन में नहीं लगता? जब फिक्स प्रीपोजिशन की बात आ जाती है, जैसे सरप्राइज के साथ ऐड हो गया, ठीक है, अलार्म के साथ ऐड हो गया, विथ हो गया, ये सब जो है तब बाई को आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक। तो आप बाई को ध्यान मत दीजिएगा लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म को ध्यान देंगे, ठीक। फिर आपने जो है आप देखेंगे जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट चलता है, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा और जो मेन वर्ब होगा वो आपका टेंस के अनुसार चलेगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब आप पैसिव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको ध्यान है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और जो सब्जेक्ट होगा वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आप हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, परंतु अब ये दो भागों में बट के जो यहाँ पर मेन वर्ब था वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट जो है बाई के साथ सामान्यतया आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा की जिक्र मत करिएगा। बाई के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका जो सब्जेक्ट किसमें होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक है जो आप जानते हैं। आप जब 9th में पढ़ते हैं तभी वॉइस आपके गले पड़ जाता है, ठीक है, और वो इंटर तक आपको घुमाता है। फिर जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो वो बहुत विकराल रूप में आपको आता है सामने और ऑप्शन ले करके अपना, ठीक है। तो आपको चेंज करना तथा पहचानना दोनों आना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सा हम बता रहे हैं, कुछ खास नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना नहीं बताएंगे तो आपको नहीं याद आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अस्थायी मस्तिष्क में चला गया है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखिएगा यहाँ देखेंगे केस हमको याद है ना आपको, अगर आई है तो वो किस में होगा? मी में होगा। यदि शी है तो हर में होगा। ही अगर आया है तो हिम होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका दे आया है तो देम होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप वी करते हैं तो अस होगा, वी करेंगे तो अस होगा। यू अगर आप करते हैं तो यू ही रहता है। इट अगर आप करते हैं तो इट ही रहता है, ओके। नेम नहीं चेंज होगा, कोई नेम आ जाए तो क्या करेंगे? नो चेंज, चाहे ऐसे करें चाहे नेम ही कर दें, जो भी आप समझें। नेम अगर आए तो नेम ही रहेगा। फिर क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस यानी कि नाउन आप जान रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? नो चेंज। जैसे अगर माई बुक है तो माई बुक को आप जो है माई बुक ही रखेंगे, ये नहीं कि योर बुक कर दें, जो आएगा वो ही रहेगा सेम सेम। तो आप इसको क्या करेंगे? कोई नेम हो तो नेम को नेम ही रखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो उसको भी वही रखना पड़ता है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आप नेचुरली जानते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कई बार जैसे इट्स आ गया, योर्स आ गया, तो आपको पता है ना कि हम केस नहीं चेंज करेंगे, तो दिमाग में रखिएगा केस नहीं चेंज होगा, ठीक है, केस नहीं बदला जाएगा, ठीक है, केस नहीं बदला जाएगा। अब कौन सा केस? यही मैंने बताया ना, पॉजेसिव केस। वैसे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या पॉजेसिव केस नहीं बदला जाएगा? पॉजेसिव पॉजेसिव केस नहीं चेंज होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत आपकी बेसिक से चीज है। अब क्या आता है? किसका किसका बनता है, किसका किसका नहीं बनता। तो आपको याद होगा ना वर्ब कितने प्रकार के आपको बताए गए थे?
दो प्रकार के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो किस में ऑब्जेक्ट आता है, किस में नहीं आता? ट्रांजिटिव में आएगा, इंट्रांजिटिव में नहीं आता। तो पहला बात यही हुआ कि इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस कभी नहीं बनती, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं उससे हमारा नाता नहीं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसको आप लिख लीजिए। अब टेंस पर आते हैं, तो टेंस हमारे कितने होते हैं, इसको मिटा दे, सब कुछ हो गया ना, आपने नोट कर लिया। बहुत बेसिक से चलेंगे बच्चों, बिल्कुल डरिए घबराइएगा नहीं, जहां ना समझ में आए जरूर से जरूर रोकिएगा, क्योंकि एक बार अगर किसी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वही नोट आपको हमेशा काम आएगा। आप क्या कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे से कहो 2 9 जा, 2 1 जा 2 शुरू करेगा, वैसे आप कर रहे हो। टेंस मतलब आप गिन रहे हो, कितने होते हैं, टेंस 3 होते हैं, आप जानते हैं, और 3 के आप जो है 4 बना लेते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो जिसकी नहीं बनती उसको पहले लिखिए, किसकी नहीं बनती, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी नहीं बनती, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, इन चारों की नहीं बनती। बनाने वाले बना लेंगे, जबरदस्ती बहुत होता है, ठीक है, लेकिन आपको कंपटीशन वाला पढ़ना है ना। जब आप कंपटीशन वाला पढ़ते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव दिमाग से काम करना पड़ेगा। इनकी नहीं बनती तो ग्रामर इनको नहीं बनाता, ये नहीं कि बन तो रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं, बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, और फिर जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहना पड़ेगा। इनकी नहीं बनती तो बचे हुए की बनती है। तो आप ये बताएं, हम टेंस वाइज मतलब जो है ऐसे लिखें कि इस टेंस का किसमें परिवर्तन, या हम जो है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से चले, टेंस के हिसाब से। बताइए बच्चों, दिक्कत हो रहा हो तो वैसे वाला सब्जेक्ट, डू डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इज, एम आर, दोनों तरीके से हम लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए, वैसे ही ना कर दे भाई, सब लोग नोट कर लीजिए, एक ही बार तो पढ़ना है ना, नहीं तो फिर वही हो गया ना, सबको साथ लेके चलना होगा। तो ये नहीं बनती। अब याद रखिएगा क्यों नहीं बनती। पहला कारण कि इनको जो है इंट्रांजिटिव माना जाता है। पहला रीजन है कि आपने बताया ना, आपको बताया गया कि इंट्रांजिटिव नहीं बनती, तो पहला रीजन है कि इनको इंट्रांजिटिव माना जाता है, और दूसरा रीजन है कि इनको आप चेंज पहले से कर चुके होते हो, ठीक है। कैसे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर कहना होगा आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आपका आगे आएगा, ठीक। यू के साथ आप लगाते हैं विल के साथ आप लगाओ ये बी, और हेल्प हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई के बाद आप मी लगा लिए। अब अगर यही ऐसे आ गया होता, यू विल बी हेल्पिंग मी, तो ये दूसरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। तो जब आप पहले से इसको जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर चुके हैं, तो आप इसको दोबारा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे माने तो भी नहीं बनेगा, और इसको इंट्रांजिटिव माना जाता है तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो है पहले देख लीजिए कौन सा कैसे बनता है। जैसे अगर कहना है कि डज नॉट राइट एन एसे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डज नॉट राइट एन एसे है, तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पर जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। इसका मतलब जो एन एसे है, ऑब्जेक्ट तो ढूंढना जानते
बाद डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो एन एस से क्या हो जाएगा, एन एस से आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब जो ये है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एन एस से के साथ इज हो जाएगा, इसके बाद रिटन होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय हिम, नॉट रिटन, हाँ नॉट रिटन बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे इज नॉट। अब आपने क्या समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। बस यही आप दिमाग में रखिएगा। मतलब आप एक एक्टिव का बना लीजिए और एक बना लीजिए पैसिव का, बस यही चार्ट आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और वही चार्ट आपको पूरे टाइम हेल्प करेगा। तो ये नोट कर चुके होंगे आई होप, है ना। सबके देखिए एक एक उदाहरण भी हम बताएंगे ताकि आपका बहुत अच्छे से कंफर्म हो। ये मिटा दें, क्या हो गया, आप क्या हुआ, साइलेंटली क्लास देखिए। जैसे एक्टिव वॉइस है ना, तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या करते हैं, एस लगाते हैं, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बट जब आप जो है निगेटिव में जाते हैं तो इसी के साथ डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट या डू नॉट का वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ओ बी बराबर ऑब्जेक्ट, एस बराबर सब्जेक्ट, ठीक है। इसको देखिएगा, जब ये आप चेंज करेंगे तो हर हाल में सब्जेक्ट आपका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। फिर जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट था वो वहां पर जाकर के बाई लग करके ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके। अब इसके जो है जैसे देख सकते हैं आप कि हेल्प्स मी, बस आसान सा ही हेल्प्स मी ये वाला। और अगर आपको कहना हो आई हेल्प यू तो आप देखिए ऐसे आई नहीं लगा, तो मी आपका किस में होगा, आई में। और ही जो है यहाँ पर बाई के साथ हिम होगा, तो आई के साथ आप इन तीनों में से क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आई के साथ आप एम लगाते हैं, हो जाएगा आई एम हेल्प बाई हिम। अब इसका मतलब आप सब्जेक्ट के माध्यम से बात करोगे तो आप बोलोगे वह मेरी मदद करता है। लेकिन अगर आप जो है ऑब्जेक्ट के माध्यम से यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो बात करें तो मतलब मेरी मदद उसके द्वारा की जाती है, बस बात यही है। जैसे आप देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आई हो जाएगा, मैं क्या बोलूंगी, आई एम टीचिंग यू, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप पढ़ रहे हो तो मैं क्या बोलूंगी, आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग। लेकिन अगर कोई तीसरा आए और देख के जाए कहे क्लास चल रही है, क्लास पढ़ाई जा रही है, तो क्या बोलेगा, द क्लास इज बीइंग टॉट। बीइंग लगा करके वो थर्ड फॉर्म लगा देगा। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप स्टोरी पढ़ोगे, जब आप पैसेज वगैरह को सॉल्व करते हो तो ज्यादातर सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में मिलता है, ठीक है। जो है आप मतलब जब भी पढ़िए तब ध्यान दीजिए कि सेंटेंस एक्टिव में है पैसिव में, तो आप देख पाएंगे, मतलब आप पहचानने की योग्यता रखेंगे कि कैसे मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए द बुक्स आर सोल्ड, इसका मतलब द बुक्स आर सोल्ड, तो इसका मतलब किताबें बेची जाती हैं, ना खुद बिकती हैं, आसान है ना। द बुक्स आर सोल्ड, आर मतलब बुक्स के अनुसार और सोल्ड आपका सेल का थर्ड फॉर्म हुआ। लेकिन किताबें बेची जा रही हैं, द बुक्स आर बीइंग सोल्ड। बस समझ पा रहे ना, बहुत आसान स्पीकिंग भी है, बहुत आसान इंग्लिश भी है। बस एक बार आपको एक बार खाली बार बार कह रहे हैं, किसी भी तरीके से एक बार समझ जाइए तो बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, तो यू आपका यू यहाँ करेगा, आर बन जाएगा, इसके बाद हेल्प का वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, बाई के साथ मी कर देंगे आप, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों के पास 9th की 10th की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जरूर से जरूर एक ग्रामर की होगी बुक, ठीक है, चाहे नई पुरानी। उसमें आप एक्टिव वॉइस टॉपिक डालेंगे तो जिन बच्चों का बेसिक नहीं कंफर्म है, जरूरी नहीं है सबका बेसिक कंफर्म हो, वे बच्चे प्रैक्टिस कर लें, फिर हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चन तो करेंगे ही, ठीक है। रूल्स लिखाने के बाद आपको सीधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, ठीक। तो आपको समझ में आया ना कि अगर ये आपका
जो अफर्मेटिव हो तो ऐसे लगेगा, अगर निगेटिव हो तो आप क्या कर देंगे, यही निगेटिव भी कर लीजिए। ही डज नॉट हेल्प मी, तो आप कहेंगे आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। बात समझ पा रहे हैं ना? कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको अपने उसी जो है कह सकते हैं आंकड़े पे रख देना है या फिर रूल पे रख देना है, ठीक है। अब इसको भी देख लीजिए, आई डू नॉट हेल्प यू, नॉट लगा के कह दिया हेल्प यू, तो आप इसको तुरंत चेंज कर दें, यू आर नॉट, इसके बाद हो जाएगा हेल्प बाय मी, ठीक है। बहुत सारे आप खुद से बना के प्रैक्टिस कर लें घर पे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। यानी कि आप बोल दें डू डज के साथ आप क्या करेंगे, इज एम आर कर देंगे आप, ठीक है। सेम जो है पास्ट भी देख लीजिए, जैसे यहाँ इसमें इसी को मिटा दें, जैसे सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर लें, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे आपको क्या कर देना पड़ेगा, was was, ठीक है, बात समझे ना। और यहाँ पर आप क्या कर दो, जैसे जो है did not कर दो, यहाँ was कर दो, आसान है ना। इसके बाद help था, helped कर दे, यहाँ पर was कर दे, यहाँ पर भी जो है helped कर दे, यहाँ were कर दे, चेंज कर पा रहे हैं ना। यहाँ पर डू नॉट था तो आप डिड नॉट कर दे, यहाँ पर वर कर दे, बस समझ पाए ना। और बस वही है, तो आप ऐसे क्या करेंगे, प्रेजेंट के पैटर्न पे पास्ट बना, कल हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।